नमस्कार दोस्तों, टुडे we'll see Supreme Court Rules 2013 episode 3. This episode is on order 4. This is a very interesting order. In this order, advocate, AOR and senior advocate related information is given here. अभी हम देखेंगे कि what is given in order 4. ऑर्डर 4 में रूल 1 है कि हु कैन प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत बढ़िया लाइन है। रूल 1A, ऑर्डर 4, रूल 1A, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स एन एडवोकेट हुज नेम इज एंटर्ड ऑन द रोल ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल मेंटेन्ड अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 as amended shall be entitled to appear before the court, provided that advocate whose name is entered on the roll of State Bar Council maintained under Advocate Act for less than 1 year shall be entitled to mention matters in the court for the limited purpose of asking for time, date, adjournment, and similar. Such order shall not be entitled to address the court for the purpose of any effective hearing. बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि स्टेट बार काउंसिल जैसे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा है, बार काउंसिल ऑफ कर्नाटका है, ऐसे स्टेट बार काउंसिल में जिनका नाम रजिस्टर्ड है एज पर एडवोकेट एक्ट 1961, जिनका नाम रजिस्टर्ड है, ऐसे लॉयर सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अगर उनका एक्सपीरियंस 1 साल के अंदर है, 1 साल अभी तक रजिस्ट्रेशन होके उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो मेंशनिंग का काम या डेट लेना, टाइम एडजॉर्नमेंट रिक्वेस्ट करना वगैरह ये टाइप के कामों कर सकते हैं। और 1 साल के बाद जो है वो रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर के लोगों को, एडवोकेट्स को या लॉयर्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने इफेक्टिव हियरिंग करने का अधिकार इस रूल्स के अनुसार नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट कोर्ट में, इफ इट थिंक्स डिजायरेबल टू डू सो फॉर एनी रीजन, परमिट एनी पर्सन टू अपीयर एंड एड्रेस द कोर्ट इन पर्टिकुलर केस। कोर्ट की परमिशन लेके दूसरा कोई भी वहां पे उनकी केस का आर्गुमेंट कर सकता है। बी जो है रूल 1B, नो एडवोकेट अदर देन द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फॉर अ पार्टी शैल अपीयर, प्लीड एंड एड्रेस द कोर्ट इन अ मैटर अनलेस ही इज इंस्ट्रक्टेड बाय द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और परमिटेड बाय द कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब रूल है दोस्तों। बी क्या बोला इसमें कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अलावा कोई भी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं होगा, प्लीड नहीं करेगा, एड्रेस नहीं करेगा, अनलेस ही इज इंस्ट्रक्टेड बाय द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और परमिटेड बाय द कोर्ट। इसलिए जो आर्गुइंग काउंसिल रहते हैं वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का उनको अधिकार रहता है और वो उन इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही वो आर्गुइंग काउंसिल आर्ग्यू करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन है ताकि वो जो सिस्टम है रिकॉर्ड का, फाइलिंग का सिस्टम, पूरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को उनको मालूम रहता है। रेगुलर बाहर की जो लॉयर आते हैं, कोई मद्रास से आएगा, कोई मुंबई का आएगा, उनको रिकॉर्डिंग का सिस्टम मालूम नहीं रहता है, कोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस का, सुप्रीम कोर्ट के। तो इसलिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी डाली गई है। सी है, इन पेटिशन अपील रिसीव्ड फ्रॉम जेल और मैटर फाइल्ड बाय पार्टी इन पर्सन। जेलर के थ्रू जो पेटिशन आते हैं प्रिजनर्स के, और पार्टी इन पर्सन या व्यक्तिगत तौर के कोई अगर केस या पिटिशन या कोई मैटर फाइल करता है और जहां पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वगैरह दिखता नहीं है वहां पे, तो उस समय सेक्रेटरी जनरल रजिस्ट्रार क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल सर्विस कमेटी है वो उनको एडवोकेट असाइन करती है, who may assist the court on behalf of such person।
और फिर वो असिस्ट करके वो ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन वो एडवोकेट ही करते हैं। तो लीगल कमेटी के ऊपर भी काफ़ी एडवोकेट रहते हैं, जैसे मैं हूँ ऐसे काफ़ी लोग लीगल कमेटी के ऊपर रहते हैं। और जिसको जेल के ऐसा जिन्होंने अपना वकील नहीं दिया है और उनको फिर वो चांस देते हैं, वो बोलते हैं कि आपको हम वकील देते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर डायरेक्ट इन पर्सन कभी कभी लोग आर्ग्यू कर लेते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि पर्सनल अपीयरेंस जो करते हैं वो फिर बाद में गड़बड़ हो जाता है और वो केस हाथ से निकल जाता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर आप एडवोकेट को पकड़ के ही काम करवा लो। एडवोकेट के पास, एडवोकेट के संपर्क में एवार रहते हैं, वो पूरा सिस्टम से हो जाता है। इसलिए हम जो काम करते हैं हम जो लोग काम करते हैं वो ये देखते हैं कि पक्षकार को ठीक से उसको प्रॉपरली रिलीफ मिले। क्लाइंट को अगर प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं। इसलिए कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कुछ क्लाइंट थोड़ा ज़्यादा डेयरिंग करते हैं और कोर्ट के सामने डायरेक्ट जाने की कोशिश करते हैं। कुछ सक्सेस हो जाता है, लेकिन काफ़ी सक्सेस नहीं होता है। काफ़ी लोगों को फिर 11th आवर पे लीगल एड कमेटी का, फिर लीगल सर्विस कमेटी के थ्रू लॉयर लेना पड़ता है। थोड़ा गरीब हैं या पुअर हैं तो फिर उसकी जो फीस है वो फिर लीगल एड कमेटी दे देती है, यानी कि गवर्नमेंट देता है लॉयर को, उनसे नहीं लिया जाता है। और जो रेगुलर पेइंग कैपेसिटी वाले हैं उनसे वो फी लॉयर को मिलता है। ये हो गया रूल 1। अभी रूल 2 जो है, रूल 2 में है चीफ जस्टिस, रूल 2A, द चीफ जस्टिस एंड द जजेस में with the consent of the advocate designate an advocate as a senior advocate। चीफ जस्टिस और जजेस मिलके एडवोकेट के कंसेंट से किसी अच्छे लॉयर को, अच्छे नॉलेजेबल लॉयर को सीनियर एडवोकेट बोले के डेजिग्नेट करते हैं। इफ इन देयर ओपिनियन बाय वर्च्यू ऑफ हिज एबिलिटी, स्टैंडिंग एट बार, special knowledge or experience in law, and the said advocate is deserving of such distinction। तो उनके सामने वाले के पास एबिलिटी अच्छी है, स्टैंडिंग एट बार माने के काफी दिनों से काम करते हैं, स्टैंडिंग एट बार परफेक्ट है, स्पेशल नॉलेज कोई है, एक्सपीरियंस इन लॉ है, तो ये सब कंसिडर करके डेजिग्नेशन दिया जाता है। A senior advocate shall not, सीनियर एडवोकेट होने के बाद ये बंधन है। पहला बंधन है फर्स्ट, देखिए अभी रूल 2 और सब रूल B में अभी 1, 2, 3 देख रहे हैं कि एडवोकेट शाल नॉट, सीनियर एडवोकेट शाल नॉट क्या नहीं कर सकते वो दिया है। सीनियर एडवोकेट शाल नॉट फाइल अ वकालतनामा और एक्ट इन एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन इंडिया। सीनियर एडवोकेट बनने के बाद डायरेक्ट वकालतनामा किसी भी भारत के कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में सीनियर लॉयर फाइल नहीं कर सकते। सीनियर डेजिग्नेशन है इसलिए, बाकी कुछ नहीं। सीनियर लॉयर शाल नॉट अपीयर विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन द कोर्ट और विदाउट अ जूनियर इन एनी अदर कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन इंडिया। तो सीनियर लॉयर को जिस लॉयर ने उनको असाइन किया है वो लॉयर के साथ ही अपीयर होना है कोर्ट में। फिर एओआर हैं या जूनियर्स हैं, यानी कि रेगुलर एडवोकेट्स हैं, तो ये सीनियर लॉयर के साथ चाहिए। यानी कि सीनियर लॉयर अकेले कोर्ट के सामने आर्गू नहीं कर सकते, उनको जिन लॉयर ने असाइन किया है वो लॉयर को साथ में आना है, यानी कि लॉयर के साथ सीनियर लॉयर आते हैं। रूल 2B सब रूल 3, senior advocate shall not accept instructions to draw pleadings or affidavit, advice or evidence, etc. etc। तो डायरेक्ट पार्टी के साथ बात करके सीनियर लॉयर डायरेक्ट ड्राफ्टिंग का, इसका उसका, प्लीडिंग का, एफिडेविट का जो काम है वो नहीं कर सकते। वो जो लॉयर ने उनको हायर किया है उनके थ्रू ही करना पड़ता है। सीनियर एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाइंट एनी ब्रीफ और इंस्ट्रक्शन। जो मैंने अभी बताया वही थोड़ा सा आगे एक विस्तार से दिया है। अभी
ये रूल बी हो गया। रूल 2 में ए बी हुए, बी में हमने 4 उप रूल देखे, सब रूल देखे, और नाउ हम सी में जा रहे हैं। Upon an advocate being designated as a senior advocate, the registrar shall communicate to all the high courts and the secretary to the Bar Council of India and the secretary of the State Bar Council concerned the name of the said advocate and the date on which he was so designated. तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार क्या करते हैं कि भारत के सभी हाई कोर्ट्स को और सभी जो स्टेट बार काउंसिल है उनके सेक्रेटरी को वो सीनियर लॉयर्स की लिस्ट, सीनियर लॉयर का नाम उनको भेजते हैं कि भाई इनको हमने सीनियर लॉयर के डेजिग्नेट किया है। तो वो इंफॉर्मेशन सब स्टेट बार काउंसिल को भी मिलती है और हाई कोर्ट्स को भी मिलती है। अभी हम ऑर्डर जो देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑर्डर हमारा 4 है। ऑर्डर 4 में हमने अभी रूल 2 में काफी चीजें देखी है जो सीनियर लॉयर के रिलेटेड थी। अभी रूल 3 में हम जा रहे हैं। ये थोड़ा विस्तार से देखना है, काफी पेजेस से, थोड़ा देर भी लग सकता है। एवरी एडवोकेट अपेयरिंग बिफोर द कोर्ट शाल वेयर सच अ रोब एंड कॉस्ट्यूम एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में वो रोब जिसको हम गाउन भी बोल सकते हैं आप, और बाकी जो कॉस्ट्यूम है जो ऑलरेडी रूल से डिसाइड किया हुआ है वो पहनना जरूरी है। उसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्गू नहीं कर सकता है। तो जनरली ब्लैक कोट, जो बैंड रहता है वो बैंड, बस ये रेगुलर है। ये तो किसी भी कोर्ट में ये लगता है, बैंड लगता है वाइट, ब्लैक कोट लगता है, और ऊपर से गाउन जो है वो गाउन सुप्रीम कोर्ट में कंपलसरी है, जिसको रोब बोलता है। और हाई कोर्ट में काफी जगह पे है कंपलसरी है, कुछ जगह पे वॉलंटरी रखा है, और बाकी ट्राइब्यूनल में वगैरह वो कंपलसरी नहीं है। पहनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहनना जरूरी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जरूरी है। ये हमने कौन सा देखा? रूल 3 देखा। नाउ वी विल सी रूल 4। Any advocate not being a senior advocate may, on his fulfilling the condition laid down in Rule 5, be registered in the court as an advocate on record. बहुत अच्छा विषय है दोस्तों कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, कोई भी लॉयर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैसा हो सकता है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रोविजन है, वो रूल 5 में जो दी है वो फॉलो करना है। अभी रूल 5 की प्रोविजन देखते हैं। नो एडवोकेट शाल बी क्वालिफाइड टू द रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर करने के लिए कोई भी लॉयर को अभी नीचे जो कंडीशन है वो कंप्लीट करनी है। अभी थोड़ा निगेटिव फॉर्मेट में दिया है, अभी मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव फॉर्मेट में करके आपको सुनाऊंगा। तो रूल 5 का अभी हम 1, 2, 3 ऐसे देखेंगे कुछ, और 1, 2, 3 और सब रूल ऐसे भी देखेंगे। तो पहला है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के लिए, पहला है हिज नेम शुड बी ऑन स्टेट बार काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 4 years। 4 साल का स्टैंड इन प्रैक्टिस स्टेट बार काउंसिल के रिकॉर्ड को चाहिए ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ हिज ट्रेनिंग एज प्रोवाइडेड अंडर। एओआर को 4 साल का प्रैक्टिस चाहिए पहले, 4 साल के प्रैक्टिस के बाद एओआर ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, एओआर जिसको बनना है दैट इज कॉल्ड, हम उसको बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टिव एओआर। जो प्रोस्पेक्टिव एओआर है और प्रोस्पेक्टिव एओआर जो एडवोकेट है उनको 4 साल का स्टैंडिंग प्रैक्टिस चाहिए स्टेट बार काउंसिल का। 4 साल के प्रैक्टिस के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिनका 10 साल से ज्यादा क्या है प्रैक्टिस है, उनको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है। और ये ट्रेनिंग 1 साल का, ये आगे नीचे के ऑर्डर में दिया है। 1 साल का ट्रेनिंग है, और 1 साल ट्रेनिंग होने के बाद फिर वो 10 साल का जो
प्रैक्टिस का एडवोकेट है वो 1 साल के बाद सर्टिफाई करता है, यानी कि ट्रेनिंग ज्वाइन करने का लेटर भी देना पड़ेगा आपको जब आप AOR के एग्जाम को फाइल करते हैं। AOR की एग्जाम रहती है, सुप्रीम कोर्ट स्पेशल वो एग्जाम लेते हैं, फिर वो एग्जाम को रजिस्टर करने के समय सब आपको डॉक्यूमेंट देना है। तब वो कौन सा ज्वाइन किया है अपने सीनियर लॉयर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का ट्रेनिंग 10 साल से जिनका प्रैक्टिस ज़्यादा है उनका लेटर, भाई इन्होंने हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन किया है, एक फॉर्मेट है उसका, वो दे देता है। फिर 1 साल के बाद एक ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है ये करके देना है, फिर आप AOR का फॉर्म भर सकते हैं, ये आगे के इसमें है। AOR का फॉर्म भरने के बाद फिर AOR का एग्जाम होता है। तो एग्जाम लगभग ये इन द मंथ ऑफ जून होता है दोस्तों, जून के 1st या 2nd वीक में ये एग्जाम होता है। और समर वेकेशन जो सुप्रीम कोर्ट के चालू होते हैं वो लगभग 15-20 मई के करीब होते हैं। 15-20 मई से लेके जून एंड तक सुप्रीम कोर्ट के लगभग वेकेशन, समर वेकेशन रहते हैं। समर वेकेशन में अर्जेंट मैटर में कुछ बेंचेस चालू रहते हैं, ओवरऑल बाकी कोर्ट बंद रहते हैं, खाली अर्जेंट मैटर चालू रहता है। ये मैंने एपिसोड 2 में आपको बताया था, खाली जो जिसने एपिसोड 2 नहीं देखा है उनके लिए मैं खाली बताया आपको। तो ये एग्जाम जो रहती है, ये एग्जाम को 4 सब्जेक्ट रहता है, ये रूल्स में इतना डिटेल में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो 4 सब्जेक्ट रहते हैं और वो 4 सब्जेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस से रिलेटेड ही रहता है। लीडिंग केसेस का एक रहेगा, एक सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऊपर रहेगा, एक ड्राफ्टिंग रीडिंग रहेगा, एक प्रोफेशनल एडवोकेट के जो इथिक्स रहते हैं उसके ऊपर रहेगा। ऐसे 4 सब्जेक्ट रहते हैं। चारों सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग दिन ये एग्जाम होता है। बहुत एग्जाम स्ट्रिक्ट और बहुत अच्छे वातावरण में होते हैं और वो एग्जाम होने के बाद फिर वो उसका रिजल्ट वगैरह जो है वो नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी में वो आता है। और जिनको 60% से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, अबाउ 60% एग्रीगेट, और मिनिमम किसी भी सब्जेक्ट में कितने चाहिए, 50 चाहिए, और एग्रीगेट 60%, तो वो क्लियर होता है। तो ऐसे ही रूल्स हैं। और एक आधा विषय रहता है, बाकी के विषय पूरे 60% के आगे, एग्रीगेट 60% के आगे, लेकिन एक आधे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और 50 से कम मार्क्स है तो फिर उसको उतना एक सब्जेक्ट वो दे सकते हैं, ऐसे रूल्स में दिए हुए हैं। तो ये सब रूल्स में आगे एक एक दिया हुआ है। बाकी रूल 2 जो है, सब यानी के रूल जो हम देख रहे हैं 5 के रूल 1 में है, फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग अंडर दिस कॉज in the case of advocate whose name is born on the roll of the State Bar Council has been born on the roll of the period not less than 10 years। तो जो मैंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बता किया, जिनके पास ट्रेनिंग ज्वाइन करना है उनका 10 साल का प्रैक्टिस का यह है। वो 16 किलोमीटर के रेडियस में रहना पड़ता है वगैरह वगैरह, AOR को वो सब दिया हुआ है। और रजिस्ट्रेशन फी जो है वो एग्जाम के इसका रजिस्ट्री का वो 250 है। ये सब रूल 4 में दिया है। अभी रूल जो 6 है वो है, एडवोकेट हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल turpitude shall not be eligible unless the said conviction has been stayed or suspended by the court to appear in the test। जो मैंने एग्जाम बोला, ये एग्जाम में जिनके ऊपर कोई केस चालू है, ऑफेंस चालू है, मॉरल टर्पिट्यूड का वगैरह, इनको अलाउड नहीं है, ये शॉर्ट में दिया है। रूल 7 जो है, इसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड शाल ऑन फाइलिंग द मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस on behalf of a party accompanied by वकालतनामा duly executed by the party be entitled। तो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जो ड्यूटीज है, राइट्स हैं, वो सब यहाँ पे एक एक करके ऐसे मेंशन किए हुए हैं कि उन्होंने कुछ रूल्स में दिया है कि उन्होंने रिकॉर्ड ठीक से रखना चाहिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अपीयरेंस वगैरह जो है वो देखना चाहिए, जो फी लिया है वो फी प्रोफेशनल फी का रिकॉर्ड अलग रखो, और जो खर्चे के लिए फी लिया है वो उसका रिकॉर्ड अलग रखो। फी मिलने के बाद क्लाइंट को रिसीट दो,
वगैरह वगैरह सब दिया है। और कुछ रूल्स में आगे 8, 9, 10 वगैरह जो रूल्स रहते हैं, इसमें फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अगर कुछ गड़बड़ करता है, मिस्टेक करते हैं, तो फिर उनके ऊपर फिर कार्रवाई कैसी होती है, तो वो दिया है। तो फिर उसके ऊपर चीफ जस्टिस अपॉइंटेड कमेटी उसको हियरिंग लेती है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई उनको एक चांस देना गलती का तो चांस दे देते हैं, या कुछ फाइन करेंगे, या फिर उनका नाम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से वो क्या करने का ऑर्डर देते हैं, कैंसिल करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मजेदार बात ये है कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से नाम निकाल सकते हैं किसी का अगर उसने गलती किया है, लेकिन उसका एडवोकेट बोल के जो एक्शन लेना है वो एक्शन वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं लेता है। वो रिकमेंड करते हैं स्टेट बार को कि भाई इनका नाम हमने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से निकाल दिया है और इन्होंने ये ऑफेंस किया हुआ है, तो इनका आगे का कार्रवाई आप करें। तो वो अधिकार फिर स्टेट बार काउंसिल के पास जाता है और स्टेट बार काउंसिल उसका फिर हेयरिंग करते हैं, और हेयरिंग में फिर वो उसको नोटिस देना, फिर उसका जवाब लेना, फिर वो एक मेंबर्स का बेंच बैठता है, उनके सामने हेयरिंग होते हैं। फिर अगर कुछ गलती हुआ है दिखता है तो उसको फाइन देना या एक बार समझ देना, या बहुत ही सीरियस है तो कुछ साल के लिए उनका जो सनद जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट वो रद्द करना, ऐसे कुछ दिए। तो ऐसे रूल सब बहुत सारे मैंने अभी शॉर्ट में बता दिया आपको, क्योंकि वो तो निगेटिव बात है ना, तो निगेटिव बात इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ जो लॉयर यहाँ पे मेरा सुन रहे हैं कि जो AOR बनना चाहते हैं, तो आप आपके रूल्स के अनुसार काम करो, कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप डरो मत। ऐसे कई लॉयर हैं कि जिनके ऊपर 25 साल में 30 साल में कभी कोई एक्शन बार काउंसिल से नहीं लिए गए हैं। मैं खुद भी है, देखो मेरा 1989 से रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र बार काउंसिल का। मैंने काफ़ी काम तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में अभी कर रहा हूँ। NCLT भी अपेयर होते हैं, सब कर जाते हैं। लेकिन 30 साल हो गए 89 से लेके अभी तक, लेकिन कभी कोई बार काउंसिल का कोई एक्शन वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं, हम हमारा खुद को संभालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, किधर कोई मिस यूज नहीं करते अधिकार का, एक करप्शन के इसके उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, मेरिट के ऊपर थोड़ा प्रॉपरली फोकस करते हैं, किसी के साथ पंगा नहीं लेते हैं, तो ये तकलीफें थोड़ी कम होती हैं, या होती ही नहीं है ऐसा मान के चलेंगे तो मैं बताऊँ। लेकिन होती है तो न्याय व्यवस्था ओके है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कंप्लेंट किया बार काउंसिल के कि आपका सनद धोखे में आया। कभी कभी कुछ नालायक लोग रहता है, उनका काम ही रहता है कंप्लेंट करते रहना, तो फिर वो बार काउंसिल देखती है, सुनती है, आपका पूरा देखती है। अगर काफी बार हम देखते हैं कि बार काउंसिल के हियरिंग में वो एडवोकेट निर्दोष पाया जाता है, उसको फिर कोई समन विमोन से या कुछ नहीं, क्लियर निर्दोष होता है, उसका रजिस्ट्रेशन अबाधित रहता है, काम चलता है। ऐसी भी रूल 19, 20, 21, 22, 23 ये ऐसे सब रूल्स जो है वो है। कुछ रूल्स में आखिरी के 2-3 वापस एक बार बताना चाहूंगा। Every advocate on record shall be personally liable to the court for the due payment of all fees and charges payable to the court। और रूल 22 है ऑर्डर 4 का, 2 or more advocate on record may enter into a partnership with each other, or any partner may act in the name of the partnership provided that पार्टनरशिप रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर। तो फर्म बना सकते हैं 2 AOR मिलके, ऐसा एक AOR और खाली एक एडवोकेट, ऐसा फर्म नहीं होगा, ऐसा इनका बोलना है। दोनों AOR चाहिए, ये 2 से ज्यादा AOR इकट्ठा के फर्म एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ज्यादा AOR चाहिए, 2 से ज्यादा AOR चाहिए, फिर एक आधा नॉर्मल भी उसमें एडवोकेट है तो वो पार्टनरशिप का मेंबर हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चाहिए वो फर्म में। 2 or more advocate not being a senior advocates or advocate on record may enter into partnership or subject to the provision contained rule 1B
any one of them may appear in any cause matter before the court in the name of partnership. जो सीनियर एडवोकेट नहीं है और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे जो लॉयर पार्टनर है वो फर्म के ऑन बिहाफ ऑफ फर्म दे कैन अपेयर बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने बताया ना आपको, एवार अपेयर होते हैं और किसी को भी सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट करने का किसी भी लॉयर को अधिकार है। खाली उनका 1 साल के अंदर है, तो खाली मेंशनिंग डेट लेना, एडजॉर्नमेंट लेना, ये हमने देखा है। और थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो आर्गू कर सकते हैं। और 4 साल के बाद एक्सपीरियंस, 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो फिर AOR के लिए वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। AOR का 1 साल का ट्रेनिंग होने के बाद, AOR के अंदर जिनका 10 साल का प्रैक्टिस है, ऐसे AOR के अंदर ट्रेनिंग 1 साल का होने के बाद वो एडवोकेट के ऑन रिकॉर्ड की एग्ज़ाम को फिर अपेयर होते हैं। और AOR के एग्ज़ाम जैसे मैंने बताया 4 सब्जेक्ट, 60% एग्रीगेट मार्क्स वगैरह होने के बाद फिर AOR का एग्ज़ाम छूटने के बाद फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एसोसिएशन अलग है वहाँ पे, जिसको स्कोरा बोलते हैं। SC आप सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में कभी आएंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट कैंपस में 2 बार एसोसिएशन आपको दिखेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड SCBA, और जो दूसरी है वो AOR की एसोसिएशन है, दैट इज कॉल्ड स्कोरा। तो वो ये दोनों बार एसोसिएशन, तो SCBA के तो मेंबर लॉयर बन सकता है, लेकिन AOR का एक मेंबर बनने के लिए वो एग्जाम देना जरूरी है। और ये रूल्स में कुछ ऐसे सब रूल्स हैं कि एग्जाम्शन है, जैसे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जैसे हैं, ये अगर प्रैक्टिस में आते हैं तो इनको एग्जाम्शन है ये एग्जाम से वगैरह। या सॉलिसिटर का जो बॉडी है, सॉलिसिटर बॉडी जो बॉम्बे में है, तो उनका अगर मेंबर है तो फिर उनको एग्जाम्शन है, लेकिन उनका मेंबर बनने के लिए भी वापस उनका एग्जाम वगैरह है, सॉलिसिटर का वो सब है। तो इससे इट इज़ बेटर टू गिव दिस एग्जामिनेशन अगर AOR बनना है तो। खाली AOR की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरे का किसी का भी केस अगर आप फाइल करते हैं और कुछ गड़बड़ होता है फीस का, इसका उसका, तो उसके लिए AOR कैसे रिस्पॉन्सिबल सब दिया है। तो बस इतना आज के लिए काफ़ी है दोस्तों। अब अगले एपिसोड में फिर अगले ऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे और पूरा सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हम ऐसे छोटे छोटे एपिसोड्स में पूरा सुप्रीम कोर्ट रूल्स कवर करेंगे, ताकि जब भी किसी को इसके बारे में जानना है तो वो बराबर वो रूल्स का प्रॉपर एपिसोड देखे और वो वापस सुने और रूल सामने रखे और सुने, तो फिर रूल्स और इंटरप्रिटेशन है दोनों साथ में होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।